क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स, इस बार आपको पोएम पढ़ने से पहले एक फिगर ऑफ स्पीच नाम का एक टॉपिक होता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एक किसी भी प्रोज में, किसी पैराग्राफ के किसी भी लाइन में हमें ढूंढना होता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से अब हमें पोएम के लाइन में ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसको ढूंढने के लिए आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा टोटल 19 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच। इतना डिटेल, इतना अच्छी तरह से आई थिंक किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार के पोएम के लाइन को पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये पता करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आखिर ये होता क्या है? तो आपको नाम में लग रहा होगा स्पीच का फिगर। फिगर मतलब यहाँ पे उनका जो ब्यूटी है, उनका जो खूबसूरती है। मतलब कि मान लो जिससे कोई कवि है, तो कवि क्या करते हैं ना, उस कविता में अपने लाइन को लिखने में एक भाव प्रकट करते हैं। अब वो भाव कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो हमें समझ में आता है उस फिगर ऑफ स्पीच के साथ। एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हम ये नहीं कर रहे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जस्ट इसका इंट्रो लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ही वॉज लेजी। हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, वाक्य में एक बंदा है जो कि लेजी है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसी वाक्य को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि ही वॉज अ टॉर्टोइज। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ही का कंपैरिजन हुआ टॉर्टोइज के साथ। लेजी तो अभी भी है, लेकिन अब एक परिमाण आ गया ना, एक स्टेप आ गया ना, एक लेयर आ गया ना कि कितना वो ये है, लेजी है। तो हमें इस वर्ड को दिखने लगाने में मेन मकसद क्या था कि हमने वहां पे उसका स्तर को घटाया या बढ़ाया है। ठीक है। हमें अब समझ में आ रहा है कि हाँ, वो लेजी तो है, बट कितना लेजी है, एक टॉर्टोइज के समान लेजी है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि आखिर फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इसका यूज हम सेंटेंस के ब्यूटी को बढ़ाने या अपने थॉट को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कभी कभार ऐसा वाक्य होता है ना कि मतलब तो हमें मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जिस भावना को हमें एक्सप्रेस करना होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमें अपने भावना को और सफिशिएंट बनाने के लिए उस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस कारण से उसके स्ट्रेंथ को और मजबूती मिलती है ना। हमें इसको कहना ये भी चाहिए कि इसको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, और ये एक वाक्य का ज्वेल होता है। ज्वेल का काम क्या है? तो ज्वेल का काम ये है किसी भी चीज की खूबसूरती को बढ़ाना। उसी प्रकार से ये जो हमारा अलंकार है, या जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी किसी वाक्य की खूबसूरती को और बढ़ाने का काम करते हैं। हम यहाँ पे टोटल मिला के पढ़ने वाले हैं 19 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा सिमिली कहलाएगा। सेकेंड को बोलते हैं मेटाफोर। थर्ड को बोलेंगे हाइपरबोले। फोर्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन। फिफ्थ वन इज यूफेमिज्म। सिक्स्थ वन इज पैराडॉक्स। सातवां है ऑक्सीमोरोन, पन, एलिट्रेशन, एपिस्ट्रॉफी, मेटोनिमी, ओनोमेटोपिया, इन्वर्जन, लिटोटोर्स, क्यास्मस, एनाफोरा, सिनेस्टोस, एसोनेंस, और एक लास्ट है कॉन्सोनेंस। इतना पढ़ के आपका कोई भी पोएम में पहचानना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने छोटे से वीडियो को। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला भी नहीं है, डिटेल में जाएंगे, लेकिन काम चलाने लायक काम हम लोग करके जाएंगे यहाँ से। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या? हमें यहाँ पे किसी से किसी को कंपेयर करना पड़ता है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग हिंदी में थोड़ा बात करना चाहेंगे। होता क्या है कि जब दो अलग अलग चीजों की तुलना लाइक और एज या जैसा या समान शब्दों के साथ की जाती है, मतलब अगर किसी का तुलना तो हो रहा है, लेकिन लाइक वर्ड के साथ या एज वर्ड के साथ अगर तुलना हो रहा है, तो उससे हम यहाँ पे सिमिली कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आई वंडर्ड, मैं भटक रहा था, लोनली, बिल्कुल अकेला, किस तरह से, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, बंजारा भटक रहा था वो, है ना। तो अगर यहाँ पे एज लगाया गया है तो हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा,
इस सिमिली में क्या होता है, हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने का एक खास मकसद क्या होता है, हमें वहां पे या तो एज देखने को मिलेगा या लाइक देखने को मिलेगा, जिसको हमें तुलना करना होता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। जो उसका स्माइल है उतना ही ब्राइट जितना कि सन है। तो हमें दिखाई दे रहा है तुलना किससे हुआ है, सन से। और किसका तुलना हुआ, तो उसके स्माइल का तुलना हुआ है ना। तो बोला ये उतना ही ब्राइट जितना कि एक सन होता है। तो यहाँ पे तुलना दिखाई दे रहा है एज से हुआ, इसलिए मैंने वहां पे इसको बोला है ये एक प्रकार का सिमिली है। नीचे है, द वॉटर इज एज स्मूथ एज ग्लास, कि वाटर उतना ही स्मूथ है जितना कि ग्लास होता है। सेम बात यहाँ पे भी किया गया है कि तुलना किया गया पानी का ग्लास के साथ में, और तुलना किससे किया गया है, उस एज के साथ में। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, ही फॉट लाइक अ लायन। पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे ऐसे चाहे तो, कि ही फॉट ब्रेवली, उसने बहादुर से लड़ाई किया है। बहादुरी यहाँ पे झलक तो रहा है, लेकिन अगर मुझे इस वाक्य का परिमाण और बढ़ाना है तो मैं इसको लिख सकता था ऐसे कि ही फॉट लाइक अ लायन, एक लायन की तरह वो इस युद्ध में लड़ा है। बहादुरी यहाँ पे इंक्रीज हुई ना। और यहाँ पे मैंने किस वर्ड से जोड़ा इसको, मैंने इसको जोड़ा है लाइक के साथ, कि वो लायन के जैसा ही फाइट किया था। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, अपने वाक्य के स्ट्रेंथ को और बढ़ाना पड़ता है, या बढ़ाना चाहता हूं मैं। अगर मुझे बढ़ाने की इच्छा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भी कि ही फॉट ब्रेवली, या तो और इंक्रीज करना है मुझे अगर, तो मैं लिख सकता हूँ ही फॉट लाइक अ लायन, वो एक लायन की तरह फाइट किया है। एक और तुमको यहाँ मिलेगा, द न्यूज वॉज लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। जो ये खबर थी ना, एक खंजर की तरह उसके दिल में चुभ गई है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यूज का तुलना किससे किया है, एक खंजर से, एक डैगर के साथ, लेकिन एक खास वर्ड यहाँ पे जोड़ा हुआ है जिसको यहाँ पे लाइक बोलेंगे। तो एक बार समराइज करते हैं, सिमिली क्या है, एक ऐसा वर्ड जिसमें एज और लाइक जुड़ा होता है, और इसका काम होता है किसी का तुलना करने के लिए। इसी का एक साथ में जुड़ा भाई भी है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेटाफोर, माताफोर, ऐसे याद अच्छा तो रख सकते हो चाहो तो। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। देखो तुलना यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है, जब तुलना सीधे की जाती है बिना लाइक और एज के साथ, तो उसे बोलते हैं मेटाफोर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ था कि ही फॉट ब्रेवली, ये तो सिंपल वाक्य है। मैंने इसको और इंक्रीज कैसे किया, मैंने बताया था कि ही फॉट लाइक अ लायन, कि लायन की तरह लड़ा है। अब ये तो हमारा सिमिली बन गया है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यही बोलूंगा कि मैंने डायरेक्ट तुलना कर दिया है कि ही वॉज द लायन, वो लायन बन चुका था इन द बैटलफील्ड, उस युद्ध के भूमि पे, बैटलफील्ड। तो अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि मैंने डायरेक्टली तुलना कर दिया है वहां पे उसको, ये हमारा कहलाएगा मेटाफोर। आई होप क्लियर हुआ होगा। तुलना जब डायरेक्ट होगी मेटाफोर बोलेंगे, तुलना अगर हो रही है एज और लाइक के साथ तो उसे हम लोग सिमिली कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो चाहो तो, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि जो विभिन्नता है वो मसाला है लाइफ का। ये नहीं बोला कि लाइक द स्पाइस, यहाँ पे क्या बोला है कि विभिन्नता ही मसाले है जिंदगी की। द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम क्या बन चुका था, एक चिड़ियाघर बन चुका। तुम लोग का है ना क्लासरूम, क्लास 11 12, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं वहां पे कि लगता है जू की तरह आ गया वहां पे, है ना। तो यहाँ पे क्लासरूम ही जू बन गया है। जब किसी का तुलना डायरेक्टली हो तो उसे हम लोग बोलेंगे मेटाफोर। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, जो उसके आवाज इतना मधुर, इतना स्वीट है कि जैसे मेरे कानों में एक म्यूजिक की तरह दिखाई दे रहा हो, मुझे सुनाई दे रहा हो। ही वॉज द लायन इन द बैटल, मैंने अभी क्या बताया, वही सेम काम, कि वो बैटल में ही लायन बन चुका था। लायन बना नहीं था, लायन की तरह उसने फाइट किया था। और द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, जो ऊंट होते हैं ना वो रेगिस्तान की जहाज कहे जाते हैं। डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये पांचों प्रकार के जो सेंटेंस है वो एक प्रकार के मेटाफर है। ठीक।
ठीक है, नंबर 3 बढ़ते हैं। इससे हम बोलते हैं हाइपर बोले। हाइपर का मतलब ये होता है किसी को एक्स्ट्रा दिखाना, किसी को अत्यधिक दिखाना। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर बोले, या हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, आप चाहो तो लिखा आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। करोड़ बार या लाख बार उसने बताया नहीं है, बट यहाँ पे बताया 5, 6 या 10 बार ही गया होगा, लेकिन उससे तुलना कैसे किया है कि मैंने लाख बार तुम्हें बता के रखा हुआ है कि तुम अपना रूम को साफ करो, है ना। तो जब मैं किसी बात को अत्यधिक बताने का काम करता हूँ, हद से ज्यादा बताने का काम करता हूँ, तो उसे बोलते हैं हाइपर बोले। जैसे यहाँ लिखा है ही रन्स फास्टर देन द विंड, वो हवा से भी तेज दौड़ता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हद से ज्यादा बताया गया कि हवा से भी तेज दौड़ रहा है। तो जब हद से अधिक बताया गया हो तो हमने नाम दिया उसका हाइपर बोले। क्या लिखा है, हर बैग वे अ टन, उसका जो बैग है 1 टन से अधिक भारी है ना। पॉसिबल ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुलना हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका बैग इतना भारी है कि जैसे 1 टन वहां पे लाद दिया गया हो। तो यहाँ पे अत्यधिक बताया गया है। हमने एक पोएम पढ़ा क्लास 11 में, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। एक लाइन उसमें लिखा हुआ था कि अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, कि पृथ्वी के पास इससे अधिक दिखाने के लिए कोई और सुंदर जगह नहीं है। पॉसिबल तो ये भी नहीं हो सकता है हमारे जो पोएट आज तक कभी कोई ज्यादा घूमे ही नहीं हो, है कि नहीं, आज तक वो कभी जम्मू कश्मीर आए ही ना हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हमें किसी भी चीज को अत्यधिक दिखाना होता है, सबसे ब्यूटीफुल दिखाना होता है, सबसे अच्छा दिखाना होता है, तो उसे हम लगाना पड़ता है हमें इस्तेमाल हाइपर बोले का। या हमने एक चैप्टर पढ़ा क्लास 11 में मैकबेथ, उसमें एक लाइन था ऑल द परफ्यूम फ्रॉम अरब, अरब का पूरा परफ्यूम ही यहाँ पे क्यों ना आ जाए, विल नॉट स्वीटन माई ब्लडी हैंड, मेरे खून भरे हाथों को मधुर या साफ नहीं कर सकते, है ना। उसने किंग डंगन को मार दिया था, है ना, लेडी मैकबेथ ने उन्हें मरवा दिया था। तो वो ये बोले कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और चाहे अरब का पूरा खुशबू क्यों ना यहाँ पे तुम लेके चले आओ, लेकिन मेरे हाथों से वो जो दाग है ना वो धुलने वाले नहीं है ना। इसको भी बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो अगर हमें किसी भी वाक्य में बड़ा चढ़ा कर कुछ चीज बताया गया हो, उसे हम बोलते हैं हाइपर बोले। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नाम में देखो पर्सन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी भी निर्जीव वस्तु को हम गुण दे देते हैं मानव का, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम देते हैं क्वालिटी किसी भी लिविंग बीइंग का, किसी भी सजीव का, तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, ये तो काम लिविंग बीइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि हवाओं ने फुसफुसाया पेड़ों के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है ना, हवाओं को गुण दे दिया है उस इंसानों का, उस सजीव का। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी वस्तु को, किसी निर्जीव चीज को व्यक्ति का गुण दे देते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं पर्सोनिफिकेशन। नंबर 2 एग्जांपल देखो, द फ्लावर्स डांस्ड इन द सनलाइट। जो फूल है ना सूर्य की रोशनी में डांस कर रहे होते हैं। डांस तो इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे फूल नाचना मतलब क्या, फूल इतने खिले हुए हैं कि उनको डांस करने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लावर्स को किया गया है पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है। नंबर 3 टाइम मार्च्ड ऑन विदाउट मर्सी। समय गुजरता है किसी पे दया किए बिना। मार्च मतलब आगे बढ़ना होता है, ये काम नॉर्मली इंसान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम को करवाया गया है, मतलब यहाँ पे जो टाइम है ना उसको हम लोगों ने पर्सोनिफाई किया है। फायर ने निगल लिया, स्वैलोड द जंगल, कि आग ने जंगल निगल लिया है। निगल कौन सकता है, एक इंसान कर सकता है ना। तो यहाँ पे हमने फायर को गुण किसका दिया है, एक लिविंग बीइंग का दिया है, इसीलिए ये लाइन हमारा क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। हमारा पर्सोनिफिकेशन किसको किया गया है, उस फायर को किया गया है। द ट्रीज वाज ब्लीडिंग, यहाँ पे ट्री होगा, द ट्री वाज ब्लीडिंग। ब्लीड कौन करता है, एक इंसान कर सकते हैं ना। हमारे ग्रामर में वैसे ट्री को बोला गया एक नॉन लिविंग के तौर पे, तो ट्री अगर ब्लीड कर रहा है एक लिविंग बीइंग के तौर पे, अगर हम लोग इसको काम करवा रहे हैं, तो ये 5 वाक्य बनते हैं हमारे पर्सोनिफिकेशन का। हमने प्रत्येक वर्ड को पर्सोनिफाई किया हुआ है, उसमें व्यक्ति का गुण दिया हुआ है।
नंबर 5 है हमारे पास यूफेमिज्म, हिंदी में बोलते हैं शिष्टोक्ति अलंकार। अब ये क्या है? तो यूफेमिज्म का इतना मतलब है कि जब हम बहुत ही कठोर, बहुत ही रूड किसी बात को बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्रता से किसी बात को कहते हैं ना, किसी बुरे बात को, किसी दुखद बात को अच्छे तरीके से कहना चाहते हैं अगर हम, तो उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास नहीं किया। काम तो बुरा ही हुआ कि एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं बोलता ओ यू फेल्ड द एग्जाम, तो बुरा लगता उसको। तो हमने यहाँ पे उस बात के इंटेंसिटी को थोड़ा कम किया है। तुम फेल हो गए, मैंने ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला, तुम पास नहीं हो पाए हो, या तुम इस बार शायद उस तरह से काम नहीं कर पाए हो, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए हो, है ना। ये भी हम तो बोल सकते थे कि ही कुड नॉट क्रॉस द लाइन, वो लाइन पार नहीं कर पाया, मतलब जो कट ऑफ है, जो उसका पासिंग मार्क्स वो गेन नहीं कर पाया। ये भी सेम बात है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा प्यार से मैं उसको चाहो तो बोल सकता था कि ब्रेथ हिज लास्ट, ये नहीं बोला ये तो मर गया, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मैंने क्या बोला कि उसने अपनी अंतिम सांसें ली। या ये भी मैं बोल सकता था कि ही वाज नो मोर, अब वो इस दुनिया में और नहीं रहा। इससे क्या होता है ना, बातें तो वही रहती है, लेकिन बातों की तीव्रता को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो लिखा है ही इज टेलिंग फेरी टेल्स, तुम किसी को बोल दो तुम एक नंबर झूठे हो, तुम एक नंबर तुम झूठ बोल रहे हो, सच अजीब लग सकता है सुनने वाले को। मैंने क्या बोला कि परियों की कहानी मत सुनाओ, है ना, बातें वही कि झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़े बातों को कहने में थोड़ा सा अपना कम चीजों को अपनाया है। एक और है माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे पीसफुली लास्ट नाइट, भी मैं बोल सकता था कि माई ग्रैंड मदर डाइड पीसफुली लास्ट नाइट, लेकिन मरने में और पास अवे में मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन वाक्य का जो है ना तीव्रता थोड़ा सा उसको कम किया गया। तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि यूफेमिज्म वो होता है जब हम किसी बुरी बात को, किसी कठोर बात को बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से कह दे किसी भी चीजों को, तो उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। आई होप आपको ये 5 चीजें समझ में आई होगी। अगर ना आए तो आप प्लीज कमेंट करो, उसमें मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या आपका डाउट है। आगे बढ़ सकता हूं। ये है नंबर 6, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, हिंदी में कहा जाए अगर तो बोलते हैं विरोधाभास। अब ये क्या है, तो जब भी किसी वाक्य में जो दिखने में तो विरोधाभास लगे, लेकिन उसमें एक डीप मीनिंग छुपा हो, उसमें एक उल्टा, एक अपोजिट मीनिंग छुपा हुआ हो, तो उससे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। हम पहले बात करेंगे 4th नंबर के एग्जाम्पल के बारे में। क्या लिखा है देखो, डेथ इज एंड, मृत्यु ही अंत है, येट द बिगिनिंग, लेकिन यही क्या है, शुरुआत है ना। बात की गई है मृत्यु के बारे में जो अंत है, और इसी अंत से एक विरोधाभास कैसे किया गया है कि इसी अंत से एक नया शुरुआत का स्टार्टिंग है, एक बिगिनिंग है। या एक देखो ये भी देख सकते हो, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह है, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक व्यंग किया गया है ना, एक विरोधाभास किया गया है ना कि हर जगह पानी तो है, समुद्र है, नदी है, सब कुछ है, लेकिन किसी किसी जगहों पे, किसी किसी देश में ना एक बूंद पीने के पानी के लिए भी बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे पानी हर जगह है, बट मैंने विरोध कैसे प्रकट किया कि एक बूंद भी पानी नहीं है। जब दो वाक्य एक दूसरे का अपोजिट काम करे, एक दूसरे का विरोध करे, वाक्य याद रखना, दो वाक्य, जब दो वाक्य एक दूसरे का अपोजिट काम करे तो उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे लिखा है लेस इज मोर, कम ही अधिक है ना, जिसको जितना कम मिल गया वो उसके लिए अत्यधिक है, वो कभी कभी तो किसी को वो भी नसीब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों जो वाक्य है ना वो दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। लिखा है आई नो वन थिंग, मुझे एक बात तो पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, उसे एक बात पता भी है और उसे कुछ पता नहीं भी है। तो दोनों वाक्य दूसरे का अपोजिट काम किए, विरोध किए, और दोनों का सेंस बिल्कुल सही है। तो जब दो वाक्य एक दूसरे के अपोजिट या विरोध में काम करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं पैराडॉक्स का। क्लियर? इसी में एक और जुड़वा भाई बोल सकते हैं इसी का, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीमोरोन का। अच्छा, पैराडॉक्स में क्या था कि हमारा दो वाक्य अलग अलग हो रहा था, विरोध कर रहा था।
इस ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो वाक्य नहीं बल्कि दो शब्द एक दूसरे का विरोध करेंगे और बिल्कुल सही मतलब देंगे। जैसे पहले मैं बात करूंगा लास्ट वाले से, लिखा है इट वॉज एन ओल्ड न्यूज। न्यूज तो नया होना चाहिए ना, लेकिन ये न्यूज कैसा है, ओल्ड है। तो यहाँ पे पहला वर्ड तो हमें दिखाई दे न्यूज के बारे में बोला है, और इसका अपोजिट वर्ड क्या है कि न्यूज कैसा है, ओल्ड है। तो जब मैं दो वर्डों का इस्तेमाल करता हूँ साथ साथ में, और दोनों का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अलग होता है, तो उससे हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीमोरोन। एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। जो पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स में सेंटेंस अपोजिट होते हैं, सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि जो वर्ड्स है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही इज प्रीटी अगली। अगली मैंने बदसूरत, प्रीटी मैंने सुंदर। तो क्या मतलब होगा कि वो सुंदर बदसूरत है? नहीं, यहाँ पे प्रीटी मतलब होता है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल ही क्या है, अगली है। कोई पढ़ने वाला तो ये समझेगा ना कि सुंदर भी और बदसूरत भी है, तो पढ़ के हमें मतलब दिखाई दे कि हाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब अलग ही होगा कुछ। जैसे यहाँ लिखा है शी बॉट सम प्लास्टिक ग्लास। अरे भाई, ग्लास भी होता है और प्लास्टिक ग्लास भी है, ये कैसे पॉसिबल है? या तो ग्लास ग्लास का होगा या तो प्लास्टिक का होगा। तो ये प्लास्टिक और ग्लास, ये ग्लास मतलब पीने वाला ग्लास नहीं, ग्लास मतलब यहाँ पे कांच। तो कांच और प्लास्टिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है ना, इस्तेमाल तो वैसे ही किया गया यहाँ पे, है ना। अर्थ सही है कि हाँ उसने प्लास्टिक के ग्लास खरीदे, लेकिन अगर कोई नया नया बंदा पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा कि हाँ प्लास्टिक भी है और वहां पे ग्लास भी है। दो वर्ड अपोजिट इस्तेमाल किए गए। एक और देखो, दिस इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बुक। अरे कॉपी मतलब तो यहाँ पे होता है नकल। नकल का भी ओरिजिनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक किताब लिखा, उसके 100 मैंने जेरोक्स करवाया या प्रिंट करवाया कि भाई इसको बाजार में बेचना है तो मेरा वो ओरिजिनल, लेकिन क्या वो मेरा ओरिजिनल है जो मैंने लिखा है? वो मेरे लिखे हुए के अलग अलग कॉपियां हैं, अलग अलग प्रति कॉपी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी भी है और ओरिजिनल भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है ना। तो जब दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों साथ साथ में लगे हुए हो, उससे हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीमोरोन का। ठीक, पैराडॉक्स में दो अपोजिट वाक्य होते हैं, ऑक्सीमोरोन में दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नंबर 8, अगला है हमारे पास पन। पन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं श्लेष अलंकार या शब्दों का खेल। कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स का एक से अधिक मतलब हो सकता है ना। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है सोनी हैज डन हर होमवर्क। अब होमवर्क का मतलब ये जो हमें स्कूल से मिलता है या क्लासेस से मिलती है वो स्कूल वाला होमवर्क, या जो हमारा होम का वर्क है, वर्क ऑफ होम, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क बोल सकते हैं, चाहो तो घरेलू काम, है ना, हाउस होल्ड वर्क। तो अगर ऐसे कोई काम हमें है तो हमें जैसा हमारा नीड वैसा हमारा यूज। सोनी ने क्या किया होगा, तो अपना होमवर्क का काम किया होगा, घर वाला काम, या अपने स्कूल वाला काम किया हो सकता है। तो मैंने एक ही वर्ड को दो मतलब देके मैंने यूज करवा लिया। या एक और देख सकते हो, आई एंजॉयड द प्ले। प्ले का मतलब गेम भी हो सकता है, और प्ले का मतलब जो हम ड्रामा देखने जाते हैं ना, वो भी हो सकता है। तो वो तो या तो वो गेम को एंजॉय की होगी या तो वो एंजॉय की होगी ड्रामा को। हमारा जैसा नीड है हम उसको वैसे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक अब यहाँ पे एक मजाक भी चलेगा। ठीक है, फिश आर स्मार्ट, कि मछलियाँ जो होती है बहुत स्मार्ट होती है। क्यों? बिकॉज दे, यहाँ पे दे होगा, दे लिव इन स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में रहते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे तो मजाक का सेंस आया है। स्कूल मतलब यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के झुंड को हम लोग स्कूल बोलते हैं। तो हमारा अगर शब्दों साथ खेलना होता है ना, यहाँ लिखा है ना कि एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं पन को। या लिखा है देखो, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। जो समय है ना वो एक एरो की तरफ उड़ चुका है, गायब हो चुका है। बट फ्रूट फ्लाइज लाइक बनानास। फ्रूट फ्लाई एक तरह का कीड़ा होता है, इसको बनाना काफी पसंद होता है ना। तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई मतलब क्या? फ्रूट उड़ रहे हैं, है ना।
फ्रूट फ्लाई मतलब यहाँ पे दोनों को साथ में इस्तेमाल किया गया कंपाउंड नाउन के तौर पे। और फ्रूट फ्लाई मतलब एक ऐसा कीड़ा जो बनाना पसंद करता हो। तो हमने क्या किया, यहाँ वर्ड से खेला ना, तो सिंपल भाषा में कहा जाए पन क्या होता है, अगर हम किसी वर्ड के एक से अधिक मतलब दे सकते हैं हमारे नीड के अनुसार तो उसे पन कहते हैं। या अगर हम किसी वाक्य में मजाक अगर मुझे दिखाना हो तो भी हम चाहे तो पन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड के एक से अधिक मतलब निकाल के। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास एलिटरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है, तो जब एक वाक्य में एक ही ध्वनि का बार बार आना होता है, मान लो कोई अगर वॉवल या कॉन्सोनेंट है, अगर उसी वर्ड का उच्चारण बार बार हो रहा है तो उससे हम बोलते हैं एलिटरेशन। जैसे हमने एक देखा है मिकी माउस। मिकी माउस क्या है, हमारा दोनों का पहला अक्षर क्या म में है। हमने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, इसका नाम है कोका कोला, तो इसका भी पहला अक्षर क्या है, दोनों का क है। तो अगर दो वर्ड या पूरा वाक्य में प्रत्येक जो वर्ड होता है सेम साउंड कर रहा है तो उससे हम बोलते हैं एलिटरेशन कहलाता है। जैसे सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। अब देखो स और यहाँ पे स, तो अगर वाक्य में अधिकतर वाक्य एक ही वर्ड को साउंड कर रहे हैं तो उससे हम लोग ना क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं या एलिटरेशन कहते हैं। जैसे देखो पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, है ना, प्रत्येक पार्ट में प आया हुआ है प्रत्येक वर्ड में। वैसे द विस्परिंग विंड वॉन्डर्ड विलोज। तो जब हमें दो से अधिक बार या कुछ कई बार एक ही साउंड सुनाई दे रहा होता है तो हम उसको नाम देते हैं एलिटरेशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास एपोस्ट्रोफी। अब ये क्या है, जब कवि या लेखक किसी अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु या विचार से सीधा संवाद करते हैं। जैसे हम लोग पोएम का एक लाइन लिख रहे हैं, दो लोगों में बातचीत हो रही है, वहीं पे किसी तीसरे का उल्लेख किया गया हो जो कि वहां पे मौजूद न हो, तो उस केस में हम बोलते हैं ये एपोस्ट्रोफी लगाया गया है। हिंदी में बोलते हैं ना संवाद। संवादात्मक मतलब क्या, कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा वस्तु जो वहां पे उस समय मौजूद ना हो लेकिन उस वार्तालाप में, उस पोएम में, उस कहानी में उसका जिक्र आ रहा हो तो उससे हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। जैसे ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, यहाँ पे डेथ का कोई रोल नहीं है लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कैसे किया कि ओ मृत्यु वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है, ऐसा कुछ बोला गया था। या हमने एक बचपन में पोएम पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पोएम में कहीं भी तारा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे क्या गया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि तारा चमकता हुआ दिखाई तो दे रहा है, अब पूछा तुम कहाँ हो, अरे भाई दिखाई तो देना चाहिए ना। तो एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि कहीं भी हम लोग किसी और के बारे में उल्लेख कर देते हैं। समझ ना आए तो हम एक बार एग्जांपल और देना चाहे तो सुनो ध्यान से। हमने एक पोएम पढ़ा है कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उसके लास्ट सेकेंड या थर्ड लाइन में लिखा होगा पूरा बातचीत चल रही है डियर, पूरा बातचीत चल रही है लंदन सिटी के बारे में, कि सिटी ऐसा है वैसा है, कवि आए हैं वहाँ पे ब्रिज के ऊपर खड़े हैं व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में लिखा होता है डियर गॉड, हे भगवान, द सिटी सीम टू, ऐसा था ना, द सिटी सीम, असली वैसा कोई लाइन लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आखिर मेरे को क्या जरूरत पड़ी भगवान को लाने के लिए, कोई तो नीड है नहीं, लेकिन व्याख्या करते करते जब जिक्र आ गया भगवान के बारे में तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया गया है। एक एपोस्ट्रोफी होता है कॉमा वाला, इसका मतलब होता है का, लेकिन अगर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात है और कहीं अगर एपोस्ट्रोफी लिखा हो तो वहां पे वो व्यक्ति आता है या वो चीजें आती है जहां पे उसका उल्लेख न किया गया हो। ठीक है, चलो नंबर 11, इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या होता है, जब किसी शब्द जिनका आवाज उनकी ध्वनि बताती है। जैसे मान लो कोई बर्ड है, बर्ड अगर ट्विटर कर रहा है इसका मतलब ही होता है चहचहाना। तो जिस वर्ड से हमें किसी का साउंड सुनाई दे रहा हो, साउंड के बारे में पता चल रहा हो, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया।
जैसे हमने एक क्लास 9 में एक पोएम था ऑटम, तो ऑटम में ना एक लाइन था, द पिग्स आर, आप लिख दे रहे, द पिग्स आर ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है उनका साउंड को बोला गया है। तो ये क्या है, ये सुअर का साउंड होता है। तो जिस वर्ड से किसी भी एनिमल का, किसी भी चीज़ों का साउंड समझ में आए, उसे हम बोलते हैं ये हमारा ओनोमेटोपिया है। इस देखो यहाँ लिखा है द स्वेलो, स्वेलो मैंने यहाँ पे द स्वेलो ट्विटरिंग, एक स्वेलो एक प्रकार का पक्षी है, वो ट्विटर कर रहा है, तो आवाज़ हमें सुनाई दे रहा होगा। द बीज बर्स, बी क्या होता है, बर्स करता है ना, भिन्न ऐसा आवाज़ करता है ना, तो बी का आवाज़ कैसा साउंड हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बर्स के तौर, बर्स मतलब भिनभिनाना बोलते हैं। या द थंडर रंबल्ड, रंबल्ड मतलब गरजने की आवाज़। तो जिस वर्ड से हमें समझ में आए उसका साउंड, उसी को हमने क्या नाम दिया, ओनोमेटोपिया। सिंपल भाषा में ये एक साउंड होता है जिससे हमें समझ में आता है कि उसका साउंड है किस प्रकार का, उस चीज़ों का, उस वस्तु का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसे हम बोलते हैं इनवर्जन। सबने कार्टून देखा होगा डुबा डुबा वाला, बालवीर देखे हो ना, बालवीर हर लाइन को उल्टा बोला करता था, है ना। उसी प्रकार से इनवर्जन में क्या होता है पता है, हर लाइन उल्टा लिखा जाता है। मतलब हम लोग का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इस वाक्य में फ्रेज वाले हिस्से को सबसे आगे लेकर आते हैं। जैसे लिखा भी है, शब्दों का सामान्य क्रम उल्टा करके कहना। जैसे देखो लिखा ना, बाग में खिला है फूल, होना क्या चाहिए कि फूल बाग में खिला है, यही होना चाहिए ना, लेकिन लिखा कैसे गया है कि बाग में खिला है फूल। यहाँ पे जोर किस पे दिया गया है, उस फूल पे दिया गया है। तो ये तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक वर्ड पे, किसी वाक्य पे हमने अत्यधिक जोर देना होता है। देखो लिखा है, डाउन द स्ट्रीट रैन द चिल्ड्रेन, होना क्या चाहिए, द चिल्ड्रेन रैन डाउन द स्ट्रीट, कि बच्चे रास्ते पर दौड़ते हैं, है ना, लेकिन उल्टा क्या किया गया है, रास्तों पर दौड़ते हैं बच्चे। तो हमें ध्यान किस पे आ रहा है, इस बच्चे पे आ रहा है। या देखो लिखा है, सेल्डम हैव आई सीन सच करेज, कभी कभी मुझे दिखता है इस प्रकार का उत्साह या इस प्रकार का साहस, है ना। ध्यान किस पे दिलवाया गया, हमें इस प्रकार के साहस के ऊपर ध्यान दिलवाया गया है ना। इन द गार्डन ब्लूम्स अ रेयर फ्लावर, होना क्या चाहिए, और रेयर फ्लावर ब्लूम्स इन द गार्डन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बाग में खिला है एक बहुत ही खास फूल। तो जब हम किसी भी लाइन को, किसी भी वाक्य को उल्टा करके लिखते हैं, फ्रेज को आगे लाके लिखते हैं, उसे बोलते हैं इनवर्जन। वाक्य विन्यास या उल्टा समझ के रख सकते हो चाहो तो। इन्वर्ट होता है ना, इन्वर्ट माने उल्टा बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यहाँ वाक्य हमेशा उल्टा हो चुका होता है। ठीक है, आई होप क्लियर यहाँ तक हुआ होगा। 13th, इसको बोलते हैं लिटोट्स। अब लिटोट्स क्या है, देखो यहाँ लिखा है, नकारात्मक शब्द का प्रयोग कर सकारात्मक अर्थ देना। एक और था ना वहां पे, किसी बुरे बात को सही से कहना, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी नेगेटिव वर्ड को लाके सही अर्थ को बताना। जैसे यहाँ पे लिखा है, द विंड वाज नॉट स्टॉप, हवा रुका नहीं था। वाक्य क्या है, नेगेटिव तो है, नॉट लिखा हुआ तो है, लेकिन वाक्य का अर्थ कैसा है, हमारा पॉजिटिव वाक्य है। वाक्य का अर्थ कैसा है, हमारा पॉजिटिव वाक्य। ठीक है, जब वाक्य का अर्थ पॉजिटिव हो लेकिन नॉट लगा के मुझे बताना हो, जैसे यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कहाँ था वो वाला, हाँ यहाँ पे यूफेमिज्म क्या हो रहा था ना, कि किसी भी बुरे बात को पोलाइटली कहना। यहाँ पे नॉट लाए न लाए उसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें मैं बिना नॉट लाए भी अपने बातों को सिंपली अच्छे वे में कह सकता हूँ, लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं लिटोट्स है, इसमें कंपल्सरी है कि हमें एक नेगेटिव वर्ड को लाना ही पड़ेगा, तब जाके वाक्य पॉजिटिव अर्थ देना चाहिए। जैसे लिखा है, ही डिड नॉट फेल द एग्जाम, एग्जाम फेल नहीं किया, मैंने क्या किया भाई, पास कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, किसी पॉजिटिव वाक्य को नॉट लगा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर मुझे बोला कि वो खोया नहीं था, मतलब क्या हो चुका था, मिल चुका था भाई, है ना। तो अगर अच्छे वाक्यों को मुझे नॉट लगा के बताना है,
तो उसको बोलेंगे लिटोट्स। या बोल सकते हैं शी इज नॉट अनहैप्पी, वो दुखी नहीं थी एग्जाम के रिजल्ट से, मतलब क्या थी भाई, खुश थी, यही ना। अगर दुखी नहीं थी मैंने खुश थी, तो बात तो पॉजिटिव है, लेकिन उसको नेगेटिव वे में नॉट लगा के हमें बताना पड़ता है बस। लिखा ही इज नो स्ट्रेंजर टू हार्ड वर्क, वो मेहनत से अनजान नहीं है, मतलब मेहनत कर सकता है वो, बात पॉजिटिव है, लेकिन नॉट लगा के मैंने बताया गया है। सिंपल भाषा में मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर मैं किसी पॉजिटिव बातों को, पॉजिटिव वाक्यों को नॉट लगा के मुझे बताना हो या मैं बताना चाहता हूं, तो उसे हम बोलते हैं लिटोस। सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, या तो नोट कर लो, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आराम से रिवीजन करो घर पे जाके उसको, जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे एग्जाम में सही का चांस बढ़ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं क्यास्मस। अब क्यास्मस क्या है कि शब्दों का क्रम बदल कर दोहराना, मतलब एक ही लाइन है उसी को उल्टा करके बता देना। जैसे देखो लिखा है, मतलब सिंपल भाषा में कि अगर ए बी सी डी एक वाक्य है, तो अगला वाक्य शुरू होगा डी से, डी सी बी ए, इस प्रकार से। मतलब पहले वाक्य का आखिरी वर्ड दूसरे वाक्य का पहला वर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैकबेथ याद है, मैकबेथ ने चुड़ैल थी ना तीन, वो गाना गाड़ी होती है कि गलत सही, सही ही गलत है और गलत ही सही है। तो पहले वाक्य का लास्ट वर्ड और सेकेंड वाक्य का फर्स्ट वर्ड सेम है, तो इसको ही बोलते क्यास्मस। देखो लिखा है ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, सत्य की खूबसूरती ही सत्य है। सत्य खूबसूरत क्योंकि वो सत्य इसलिए खूबसूरत है वो। तो ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। पहले वाक्य का अंतिम वर्ड दूसरे वाक्य का पहला वर्ड ये सेम है। क्या देख लो, लाइफ इज एक्टिविटी, जीवन क्या है, कार्य है, एक्टिविटी है, और लाइफ का ही एक्टिविटी है वो चीज। तो पहला का एक्टिविटी सेकंड का एक्टिविटी सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो सिंपल मैंने क्या बताया, अगर कहीं पे किसी में लिखा है 1 2 3 4 5, तो अगला वाक्य शुरू किससे होगा, 5 4 3 2 1, ऐसा हमें दिखाई देने वाला है। इसी को हम बोलते हैं क्यास्मस, उल्टा विन्यास हिंदी में बोलते चाहे तो। नंबर 15 इसे बोलते हैं मेटोनिमी। इसे हम लोग बोलते हैं मेटोनिमी। अब ये मेटोनिमी क्या है, तो मेटोनिमी वो चीज है जब हम मान लो किसी व्यक्ति, अब जैसे मान लो एक व्यक्ति का नाम है राहुल, इसका पद है मान लो ये हमारा चेयरमैन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम क्या बोलूंगा मैं कि राहुल काम करेगा या चेयरमैन काम करेगा, मैं बोलूंगा भाई चेयरमैन काम करेगा। तो जब किसी व्यक्ति के पद से या बोल सकते उसके संबंधित नाम से वो काम हमें बताना हो, तो उसे हम बोलते हैं मेटोनिमी। जैसे एक राजा है, मान लो एक किंग है ना, किसी भी राष्ट्र का फ्यूचर कौन डिसाइड करता है, उसका किंग डिसाइड करता है। यहाँ लिखा है द क्राउन विल डिसाइड द नेशंस फ्यूचर, कि जो ताज है, जो राजा के ऊपर जो है ना ताज, वो डिसाइड करेगा कि इस देश का फ्यूचर क्या है। तो मैंने ये नहीं बोला कि राजा डिसाइड करेगा, राजा का संबंधित नाम क्या है कि वो क्राउन के नाम से जाना जाता है, वो राजगद्दी के नाम से जाना जाता है ना। तो जब किसी के नाम का या उसके पद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी काम को बताने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मेटोनिमी। जैसे लिखा है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, जो कलम है ना वो अधिक ताकतवर है किसी तलवार से। तो कलम ताकतवर नहीं है, जो ऑथर है, जो पोएट है, यहाँ पे उसको बोला गया है, जो लेखक है उसको वो बोला गया है कि जो राइटर है ना वो अधिक शक्तिशाली है किसी तलवार से। पेन मतलब कौन, पेन मतलब वो लेखक। वो लेखक का नाम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया हमने, क्या इस्तेमाल किया है, लेखक के जगह पे जो उसका संबंधित नाम है कि पेन सबसे अधिक शक्तिशाली है किसी तलवार की तुलना में, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटोनिमी के तौर पे। देखो लिखा है हॉलीवुड इज प्रोड्यूसिंग अमेजिंग फिल्म्स दिस ईयर। हॉलीवुड प्रोड्यूस थोड़ी करेगा, लोग प्रोड्यूस करेंगे ना, लेकिन हॉलीवुड का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड ही है, मान लो वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या है कि एक व्यक्ति चेयरमैन होगा, चांसलर या वाइस चांसलर होगा, कोई रूल रेगुलेशन वो पारित करने वाला है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि वो व्यक्ति पारित नहीं करेगा, उसका जो पद है वाइस चांसलर या चांसलर का,
या प्रेसिडेंट का, वो ये काम करने वाला है। तो अगर मैं पद का नाम लूंगा, जैसे हमारे मोदी जी, हमारे क्या है, पीएम है, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ हमारे मोदी जी इस बिल को पास करवाए हैं। मैं क्या बोलूँगा कि पार्लियामेंट या सरकार है उसने इस बिल को पास करवाया है। तो जो सरकार या पार्लियामेंट, मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया ना मोदी जी की जगह पे, उसी को मैंने नाम दिया मेटोनिमी के तौर पे। हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रूपक अलंकार बोल सकते हैं इसको चाहे तो। ठीक है, चलो 16th, इसको हमने नाम दिया एनाफोरा। देख के लग रहा है कि किसी कीट पतंग का नाम है, लेकिन है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अब एनाफोरा क्या होता है कि जब किसी एक वाक्य में शब्द या वाक्यांश का बार बार आरंभ में प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में जो पहला वर्ड है ना वो हर बार रिपीट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। जैसे देखो लिखा है एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे, है ना, तीनों में एवरी एवरी लगाया गया है। अब इसका तुम तुलना वहां से मत कर लेना जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको रिपीट हो रहा था, जैसे यहाँ था ना, आ गया, हाँ ये वाला एलिट्रेशन का जैसा ये नहीं है। एलिट्रेशन में क्या होता है, अधिकतर वाक्य सेम साउंड कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, एनाफोरा है, इसमें जो पहला अक्षर है, पहला जो वर्ड है ना, बस वही सेम साउंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा है वी सेल फाइट ऑन बीचेस, वी सेल फाइट ऑन लैंडिंग ग्राउंड्स, वी सेल फाइट इन द बैटल फील्ड। तो एक वर्ड तो इस्तेमाल साथ में नहीं किया है, पूरा का पूरा वाक्य इस्तेमाल किया है लगातार। तो सेम अगर वाक्य भी हो सकता है, हर वाक्य में इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनाफोरा। जैसे देखो लिखा है आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द सन्स ऑफ फॉर्मरली स्लैव्स। तो यहाँ पे एनाफोरा क्या है, आई हैव अ ड्रीम हमारा एनाफोरा है। ठीक है, एलिट्रेशन में शब्दों का बार बार रिपीट किया जाता था। एनाफोरा में जो पहला अक्षर है बस वो, या पहला अक्षर बोल लो या पहला फ्रेज बोल लो, बस वही रिपीट होता है और कुछ नहीं रिपीट होता है। ठीक है, चलो 17th, सिनेस डॉस। अब ये क्या है तो समझोगे ध्यान से। लिखा है भाग से पूरे को या पूरे से भाग को दिखाना। मतलब किसी कुछ वर्ड से समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा ये भीड़ या वो काम को किया गया है। जैसे नंबर 2 पे पहले बात करेंगे। लिखा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी के हाथ डेक पे थे। सभी के हाथ मतलब क्या, सभी लोग बोला गया होगा ना, ऑल पीपल, है ना। तो यहाँ पे एक हाथों से हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा लोग के बारे में बता दिया गया है। जैसे क्या देखो लिखा है ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड एट होम। उसके घर में बहुत सारे मुंह है खाना खिलाने के लिए। मतलब क्या निकल रहा है कि उसके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं जिसका पेट पालना पड़ता है। तो यहाँ पे माउथ मतलब क्या, उनके लोगों का संख्या बोल दिया गया है। तो जब किसी एक हिस्से से सभी की संख्या समझ में आ जाए उसे बोलते हैं सिनेस डॉस। ऐसे देख लो द क्राउन विल डिसाइड द नेशंस फ्यूचर। ये क्राउन लास्ट वाले में भी था, या बोल सकते हैं यहाँ पे क्राउन मतलब कौन, जो भी वहां के राजा होंगे वो उस नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो ये वाक्य हमारा सिनेस डॉस भी कहलाएगा, और साथ में इस वाक्य को बोल सकते हैं मेटोनॉमी भी कहला सकता है। तुम्हारे एग्जाम में जो लाइन हमें रिपीट करते दिख जाए हमें वो टिक मार के एग्जाम में आना है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को। एग्जाम में 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ये पूछे कम से कम कि ये लाइन आखिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच से उठाया गया है या लिया गया है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का पहचान है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। नंबर 18th, इसको बोलते हैं एसोनेंस। इसको बोलते हैं एसोनेंस। देखो क्या होता है, जब हम किसी वाक्य में ना किसी स्वर व्यंजन को, स्वर वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रिपीट क्या है, ए आई ए यहाँ पे और एक ए आई यहाँ पे, रेन और स्पेन, वॉवेल को रिपीट किया गया है ना। तो जब किसी वाक्य के किसी स्पेलिंग में वॉवेल को रिपीट किया गया होता है तो यहाँ पे रिपीटेड है, ए आई प्लेन। तो ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे एसोनेंस। यहाँ पे देख लो
यहाँ पे क्या है देखो, मेलो में ई, बेल्स में ई, वॉल को रिपीट किया गया है, ये बन जाएगा एसोनेंस। देखो यहाँ पे लाइट का आई, फायर का आई, साइड का आई, ऐसा ऐसा हो गया, लाइट फायर साइड। तो पहला हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो इसका वॉवेल है वो सेम बार रिपीट किया गया है, सेम रिपीटेशन हुआ है। सेम रिपीटेशन अगर हमें दिखाई दे रहा हो तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। इसी का एक जुड़वा भाई भी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। देखो नाम में क्या है, एसो मने आर्टिकल, कॉन्सोनेंस मतलब व्यंजन या कॉन्सोनेंट। जब किसी में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो, देखो लिखा ना, लंपी, मम्पी, माइक, लाइक, बाइक, शिप, यहाँ पे क्या है जो भी है। तो जब किसी में भी क्या होता है ना कि उसके कॉन्सोनेंट का अगर रिपीटेशन हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। 18 में क्या था, एसोनेंस था। एसोनेंस क्या था कि यहाँ पे वॉवेल को रिपीट करते हैं हम लोग, वाउल का रिपीटेशन होता है, और कॉन्सोनेंस वाले में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। एक बार हम समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। चलो समराइज क्या हो, देखो चलिए सुनोगे। पहला था सिमिली। सिमिली में क्या था, कंपेयर हो रहा था सेम चीजों के बीच में, या बोल सकते हैं तुलना तो हो रहा था बट एक वर्ड को जोड़ के लाइक और एज के साथ में तुलना हो रहा था। नंबर 2 में था मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या था, तुलना यहाँ पे भी होगा लेकिन बिना लाइक और बिना एज के साथ तुलना होता, डायरेक्टली तुलना हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली उस वर्ड को उसका उपाधि दे देते हैं हम लोग, है ना। नंबर 3 था हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या था, जब किसी चीज का अत्यधिक हम लोग तारीफ कर लेते हैं, उसका अतिशयोक्ति कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हाइपरबोले। सिंपल भाषा में जब किसी चीज का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बात करना हम शुरू कर देते हैं ना, उससे हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं हाइपरबोले के रूप में। अगला था हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। जब किसी निर्जीव में गुण हम दे देते हैं किसी सजीव का, तो उससे हम लोग नाम देते हैं पर्सोनिफिकेशन का। नंबर 5 यूफेमिज्म क्या था, जब किसी कठोर बात को, रूड बात को बहुत ही पोलाइटली मुझे किसी को बताना होता है तो वहां पे लगाते हैं यूफेमिज्म का, ठीक है। नंबर 6 पैराडॉक्स। अब ये क्या था, जब दो वाक्य एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। लेकिन जब दो शब्द एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, विपरीत हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, ठीक है। नंबर 8 पन। पन में क्या था, जब एक वर्ड का एक से अधिक मतलब दे रहा होता है और अपने नीड के अनुसार उसका हम लोग खेल सकते हैं वर्ड के साथ में, जैसा हमारा नीड वैसा हमारा वाक्य, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा पन है। सिंपल भाषा में मजाक के तौर पे शब्दों से खेलते हैं ना, तो उसे हम लोग पन कहते हैं। नंबर 9 एलिटरेशन का मतलब क्या है, जब किसी वाक्य का अधिकतर वर्ड सेम साउंड कर रहा होता है तो उससे हम लोग नाम देते हैं एलिटरेशन का, अनुप्रास अलंकार का। 10 एपोस्ट्रॉफी क्या था, जब किसी वाक्य में किसी अनुपस्थित चीजों का वहां पे उल्लेख कर दिया गया हो तो उससे हम बोल देते हैं एपोस्ट्रॉफी या संवादात्मक अलंकार। 11 में क्या था, ओनोमेटोपिया। अब ये क्या है, जब किसी वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका साउंड कैसा होगा, जब किसी शब्द से समझ में आ रहा है कि इसका साउंड कैसा होगा, उसी वर्ड को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया, ठीक है। 12 इन्वर्जन क्या था, तो जब किसी वाक्य को फ्रेज से स्टार्ट करते हैं या उल्टा हम कहने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। 13 लिटोट्स क्या होता है, इसमें अर्थ होगा पॉजिटिव लेकिन नॉट लगा के मुझको उसका पॉजिटिव वे बताना पड़ेगा। उसमें क्या था कि नॉट लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, नॉट लगाना ही पड़ेगा और अर्थ हमारा होना चाहिए पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है। 14 कियास्मस क्या था कि पहला वाक्य का अंतिम लाइन और सेकेंड वाक्य का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड दोनों सेम होना चाहिए। 15 मेटोनीमी। इसमें क्या था कि जब हम किसी व्यक्ति के या किसी चीज के पद को या उससे संबंधित नाम का उल्लेख हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं मेटोनीमी,
ठीक है, चलो एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या है कि जब किसी लाइन में प्रत्येक वर्ड, जो पहला वर्ड होता है, सेम साउंड कर रहा होता है अगर हमें, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। 617 इसको बोलते हैं सिनेस्टॉस। अब ये क्या है, जब एक भाग से हमें सभी का अर्थ मालूम चल जाए, जब एक भाग से सभी का अर्थ हमें मालूम चल जाए, सभी पूरे हिस्से का मालूम चल जाए वाक्य का, तो उससे हम लोग बोलते हैं सिनेस्टॉस। 18 इसको बोलते हैं एसोनेंस। अब ये क्या है, तो जब किसी लाइन में उसके वाउल का पुनरावृत्ति हो, उसके वाउल का बार बार रिपीटेशन हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं एसोनेंस या स्वर साम्य। और एक लास्ट था, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या था, जब किसी वाक्य का साउंड कॉन्सोनेंट वाला बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उससे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। आपका ये काम रहेगा कि आपके पास जितने भी पोएम हो, क्लास 11 में 3 पोएम है, क्लास 12 में 2 पोएम है, प्रत्येक वर्ड को खुद से पढ़ना है और खुद से ये पता लगाना है कि वो जो वर्ड, वो जो लाइन दिया है, वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके बनाया गया है। ठीक है, आई होप ये खुद से आप कर सकते हो। जब मैं पोएम पढ़ाऊंगा तो मैं प्रत्येक लाइन को डिस्क्राइब करूंगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बता रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो काइंडली शेयर करोगे इसको, और लाइक वाइक करके अपना जो काम करना है उसको करके निपटाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।